देश के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मोर्चरी के बाद धरने पर बैठे जगन गुर्जर के बेटे आसाराम गुर्जर और परिजनों ने सरकार से पूरे हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई और उनके चाचा को धौलपुर जेल में शिफ्ट नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो मुझे भी मजबूरी में हथियार उठाने होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। अजमेर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे जगन गुर्जर के बेटे आसाराम और उनके परिजनों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जगन लंबे समय से अपनी जान का खतरा बता रहा था। पुलिस से कई बार सुरक्षा की गुहार लगा चुका था। हाल ही में किसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अजमेर जेल से पहले वो जान का खतरा बताकर पुलिस थाने तक में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। अब जेल में उनकी हत्या होना किसी न किसी साजिश का हिस्सा है, इसीलिए मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि ऐसे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार की जान को खतरा है और मामले की सच्चाई केवल सीबीआई जांच से ही सामने आ सकती है। बेटे का यह बड़ा बयान है। आसाराम का कहना है कि मेरे पिता की हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए सीबीआई जांच हो। मुझे सुरक्षा दी जाए और मेरे चाचा उन्हें धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें अजमेर जेल में खतरा है। अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वे अपने पिता का रास्ता अपनाएंगे। आसाराम ने सीधा कहा कि मैं घर में घुसकर मारना भी जानता हूं और जेल में घुसकर मारना भी जानता हूं। जाहिर सी बात है कि आसाराम ने प्रशासन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो भी अपने पिता का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पिता का खून बहता है। मेरे पिता का खून बहने का मतलब सीधा सा है कि जिस तरह से उनके पिता ने अत्याचारों से प्रभावित होकर, पीड़ित होकर अपने बहनों की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाए थे, उसी तरह उन्हें भी मजबूरी में अपने पिता के हत्या की जांच की नहीं होने पर वो भी मजबूरी में हथियार उठा सकते हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि मेरे पिता लगातार पिछले कई सालों से अपनी जान का खतरा बता रहे थे, क्योंकि उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे, बहुत सारे लोग उनके दुश्मन थे, लगातार उनको धमकियां मिलती रही, लेकिन पुलिस वाले उनके पिता की बात को गंभीरता से नहीं लेते थे और वो ऐसे कहते थे कि इतना बड़ा डकैत जिसका इतना बड़ा नाम चलता है, आखिरकार उसको कैसे खतरा हो सकता है, उसको कौन मार सकता है। और यही कारण था कि उसके बार बार मांगने पर भी पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और आखिरकार जेल में जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। परिवार को सुरक्षा की मांग भी उठाई है। सबसे बड़ा सवाल जेल के अंदर हत्या कैसे हुई। जेल प्रशासन के अनुसार जगन गुर्जर और बंदी विष्णु जाट के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर लूडो खेला, खाना खाया और सो गए। करीब दोपहर 3 बजे जब जेल कर्मचारी बैरक में पहुंचे तो जगन गुर्जर मृत मिला। आरोपी विष्णु जाट ने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार करते हुए कहा कि जगन उसे लगातार गालियां देता था, प्रताड़ित करता था, अपमानित करता था, उसकी बहन की गालियां देता था, जिससे तंग आकर उसने गमछे से उसका गला घोट दिया। हालांकि इतने बड़ी अपराधी की जेल के अंदर हत्या को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों के बीच और उनके परिजनों के बीच चर्चा इस बात की है कि वो इतनी आसानी से एक सामान्य व्यक्ति से मरने वाला नहीं था और विष्णु जो आरोपी है वो जगन हत्याकांड में एक मामूली मुखबिरी का आरोपी है। उसने जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं की है, उस पर छोटे मोटे अपराधों के मुकदमे दर्ज है, लेकिन वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि जगन गुर्जर की हत्या कर सकता हो और वो भी अकेला कर सकता हो। तो कहीं ना कहीं या तो उसको सोते हुए का गला दबाकर हत्या की गई है या पहले कुछ खिला दिया गया और बाद में गला घोंटा गया है। तो इस मामले में कोई ना कोई साजिश है और विष्णु की कभी उससे इतनी बड़ी दुश्मनी थी नहीं कि विष्णु उसे मारने की सोचे। चलो हो सकता है उनके बीच में आपस में कुछ क्लेश हो गया हो, तो विष्णु इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि वो उसको मारने की सोचे। तो उनके बेटे और उनके परिजन और उनके दोस्तों का कहना है कि इस मामले में साजिश कुछ और है। या तो किसी दूसरी गैंग ने विष्णु से संपर्क किया हो और विष्णु को इस बात के लिए राजी किया हो, तो
इस मामले में जांच जब तक सीबीआई नहीं होगी, इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा और इन सवालों का जवाब भी जांच के बाद ही आ सकेगा। लेकिन आपको बताएं कि जगन गुर्जर कौन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि जगन गुर्जर कौन था और जो इस हत्याकांड से जो विष्णु जाट है वो जगीना हत्याकांड में कोई मुख्य अभियुक्त नहीं था, सह अभियुक्त था, जिस पर सूचनाएं आदान प्रदान करने का आरोप था। उसने खुद कभी किसी का हत्या नहीं की, मर्डर नहीं किया, लेकिन जिससे कि ये सोचा जाए कि वो जगन जैसे अपराधी की हत्या कर सकता। लेकिन अगर आज से पहले का रिकॉर्ड देखा जाए, देश भर में जब भी कोई बड़े गुंडे बदमाश या किसी बहुत बड़े डॉन की हत्या हुई है तो ये हत्याएं हुई बड़े मामूली से लोगों के हाथों हैं। जयपुर का एक चर्चित था भगवाना राम हत्याकांड, उसमें वो अपने आप में डॉन थे और एक मामूली एक स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ता था उसको उसने गाली बक दी और उसने वहीं पर कैंची घोंपकर हत्या कर दी। जब ये हत्या हुई तो बड़ा सुर्खियों में आया कि इतना बड़ा अपराधी एक मामूली सा स्टूडेंट मार सकता है। तो ये जो हत्याकांड है वो भी सेम ऐसा ही है कि जगन डकैत जिसका बहुत बड़ा नाम था और उसकी हत्या एक सामान्य से व्यक्ति ने कर दी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जगन गुर्जर कौन था, जगन गुर्जर के बारे में आपको दर्शकों को बता दें कि जगन गुर्जर धौलपुर का रहने वाला था और बचपन में दूध बेचने का काम करता था, लेकिन उसके बहनोई की कुछ लोगों ने हत्या कर दी और उसके बाद उसने हथियार उठाए, बहनोई के हत्यारों को उन्होंने मार दिया और ये देश का एकमात्र पहला डाकू था, डकैत था जिसके एनकाउंटर की मांग देश की संसद में उठाई। अब आपको ये बता दें कि इनकी एनकाउंटर की मांग उठाई थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने, क्योंकि उस समय इनका आतंक था। उस समय इन्होंने एक बड़ी धमकी दी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। गुर्जर आंदोलन में भी उन्होंने हथियारों सहित प्रदर्शन किया था। तो इन तमाम बातों को देखते हुए उन पर 100-150 के लगभग मुकदमे दर्ज थे, हत्या, लूट और कई अपहरण के मामले दर्ज थे। तो संसद में इनके एनकाउंटर की मांग उठी थी और लगभग 10 साल का ऐसे समय रहा है जब वो राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में खोप का बड़ा नाम था। जगन गुर्जर पर 125 मुकदमों में से आधे से ज़्यादा मामले तो मर्डर का प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती के थे। जगन गुर्जर कभी चंबल क्षेत्र में आतंक का पर्याय माना जाता रहा है और रंगदारी, हत्या, लूट के उस पर आरोप थे। तो बहुत सारे लोग उनके दुश्मन भी थे। वह कभी मतलब अपने परिवार के साथ हमेशा रहा, लेकिन भले ही वो डकैत बना रहा लेकिन परिवार की मदद भी करता रहा, गांव आता रहा। और जब ये गुर्जर आंदोलन था उस दौरान उसे सरेंडर करने की सोची और कई जो मीडिया हाउसेज को उन्होंने फ़ोन कर करके बताया कि भाई मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन फिर उस समय हो सकता है कि क्योंकि लोगों को डर था, पुलिस मीडिया हाउसेज को भी उन पे भी आरोप लगा सकती थी, इसलिए मीडिया हाउसेज में नहीं हुआ। और उन्होंने गुर्जर आंदोलन के तत्काल बाद, क्योंकि जब उन्होंने वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी दी थी उसके बाद उन पर पुलिस का शिकंजा बढ़ गया था। तो इन्होंने पहली बार जो है बिजू जोसेफ के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद इन्होंने सचिन पायलट जी के सामने सरेंडर किया था। फिर एक बार सरेंडर करने का जब इन पर दोबारा फिर दबाव बढ़ा तो इन्होंने मालिनी अग्रवाल जी के सामने सरेंडर किया था। जाहिर सी बात है कि इन्होंने लगातार सरेंडर किए जीवन के अंतिम क्षणों में और उसके बाद ये लगातार काफ़ी पैरोल पे इनको छूट मिलती गई। और जो छूट मिलने के बाद की बात है कि ये लगातार फिर इनको जो छोटे मोटे जो लोग थे, इनके खुद के समाज के लोग थे, उनसे इनके जो इंटरनल झगड़े थे उनके तहत कुछ एक परिवार ने इनको जान से मारने की धमकी उस समय दी थी। तब भी इन्होंने जाके मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि इनको साफ साफ कहा गया था कि भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें बचना हो तो तुम वापस अपना चले जाओ। और जब इसके बाद जब ये थाने में गए तो पुलिस ने इसको मजाक समझा कि यार ये जगन गुर्जर जैसा डकैत जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, थर्राती थी और बोलते थे कि जिसके नाम से काम हो जाए, अगर किसी फैक्ट्री में पर्ची फेंक दी जाए, किसी व्यापारी के पास पर्ची फेंक दी जाए, यानी पुलिस वाले तक खुद इनको रंगदारी देते थे कि भैया तुम हमको नौकरी करने थे, माफ़ कर, मेरे इलाके में कुछ मत कर। व्यापारी तो इनके नाम से पहुंचाते ही थे। तो ऐसे आदमी को कौन भला जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए तमाम जगह जब इन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की तो पुलिस वालों ने उसको हल्के में लिया, कभी गंभीरता से लिया नहीं। इसी कारण से ये जो काम हुआ, 30 जनवरी 2009 की बात है,
जब कैमरी गांव के जगन्नाथ मेले में उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया था, लेकिन सचिन पायलट के नेतृत्व में उन्होंने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उनको सरेंडर कराया उसके बाद में उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। फिर इन्होंने 19 अगस्त 2018 को बयाना में मालिनी अग्रवाल जो आईजी रही है उनके सामने आत्मसमर्पण किया, और आत्मसमर्पण इसलिए करते थे कि बहुत बड़ी इनामी राशि जो है वो मिल जाया करती थी। और सरेंडर करने का जो कारण इन्होंने बताया था उस समय, कहा कि भाई जंगल में रहने के कारण, क्योंकि एक तो डर डर के रहना पड़ता है, फिर जंगल में खाने पीने की बहुत बड़ी परेशानी होती है, बिहेड़ों में ज़मीन पर सोना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, और हमेशा 24 घंटे ये रहता है कि कब पुलिस दबिश दे दे, कब जो साथी डकैत है वो कहीं न कहीं हमला कर दे। तो ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने सोचा, फिर इनके पत्नियां थी, बच्चे थे, तो इसलिए इन्होंने 3 बार लगभग आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद ये घर पे ही रह रहे थे। और ये पिछले कुछ दिनों पहले ही, इनको कुछ महीने पहले ही एक दूसरे मामले में धमकाने और देसी कट्टा रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और उसी मामले में अजमेर रखा गया था और अजमेर जेल में बंद थे। अजमेर जेल में जिस तरह उनके साथी जेल कैदी ने उनकी हत्या की है, उसके बाद अब पूरा जो है उनके समर्थक है वो वहाँ मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं, और उनके बेटे ने जिस तरह की धमकी दी है प्रशासन के सामने, कहीं न कहीं प्रशासन के लोग उनको लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामले की सीबीआई जांच एक वाजिब मांग है, क्योंकि पूरे जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी पूरे प्रकरण का खुलासा नहीं हो सकता कि वाकई में क्या विष्णु ने ही मारा है या फिर विष्णु ने अपने आप पर ओढ़ लिया। क्योंकि विष्णु का नाम अचानक उन लोगों में शुमार हो गया जो बहुत अपने आप में बड़े अपराधी हैं, क्योंकि जिस तरह से जगन गुजर का नाम है, जगन गुजर को जिसने मारा वो उसका नाम अपने आप ही बहुत बड़ा हो गया। तो क्या कहीं उसने अपने नाम के लिए तो नहीं मारा, या फिर जगन या विष्णु कोई मोहरा तो नहीं है, किसी और ने मारा और उन पे आ गया, क्या जेल प्रशासन का इसमें कुछ मिलीभगत तो नहीं आ गई। तो जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी इस मामले का खुलासा नहीं हो सकता। दूसरा, जगन का बेटा जो आसाराम, जो अपने आप की जान को खतरा बता रहा, क्योंकि उसके बाप ने बहुत सारे लोगों को मारा, तो बहुत सारे लोग उनके दुश्मन थे और उनके जीते जी उसको धमकियाँ दे रहे थे जगन गुजर को। तो हो सकता है उनके बेटे, पत्नी और 2 दूसरे बच्चे हैं, उनको भी जान का खतरा हो, इसलिए उनका कहना है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। और जो जगन गुजर का भाई है जो अजमेर जेल में बंद है, उनको भी, फूल सिंह, उनको भी जान का खतरा है। ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि भाई उनको धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। तो मांगे बहुत सिंपल है, लेकिन फिलहाल प्रशासन इस पर अभी सहमति बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अभी सभी लोग जो है मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं, माहौल गर्म है, और गुर्जर समाज के लोगों में भी कहीं न कहीं आक्रोश है, और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा डकैत जिसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस कभी ढूंढती थी, इनामें रखती थी, बहुत बड़े बड़े इनाम उन पर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की हत्या जिस व्यक्ति ने की है उसका कोई बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आखिरकार ऐसा संभव कैसे है। तो तमाम लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं, तमाम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, और सरकार की ओर से इस पूरे जो डिमांड है उस पर क्या एक्शन लेती है उसकी भी जो है जानने की उत्सुकता है। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही, इसमें और कोई अपडेट होगा तब हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।